5 दिसंबर 1945 को दोपहर के 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को फ्लाइट 19 कहा जाता है। ये 3 घंटे का रूटीन फ्लाइट मिशन होता है, मतलब कोई ख़ास किस्म की फ़्लाइट नहीं होती। रेगुलर ट्रेनिंग मिशन पर थे ये एयरक्राफ्ट। फ्लाइट में तकरीबन 14 क्रू मेंबर्स थे, जिन्हें लीड कर रहे थे एक फ़्लाइट लीडर जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे और एक वॉर वेटरन भी थे। ये 5 प्लेन्स उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, मौसम काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन उड़ान भरने के तकरीबन 2 घंटे के बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपास में प्रॉब्लम आ रही है। इनका कंपास काम करना बंद कर देता है। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, मगर वो भी काम नहीं करता। इन्हें पता नहीं चल रहा होता कि इनकी पोजीशन कहाँ पर है। बाकी प्लेन्स के पायलट से पूछते हैं, मगर उनके इंस्ट्रूमेंट्स मेल फंक्शनिंग कर रहे होते हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम होता है चार्ल्स टेलर, और वेदर ख़राब से ख़राब होने के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन्स के मैसेजेस सुनने को मिलते हैं। मौसम की सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जा रही थी। 4:56 में टेलर को लगता है कि इनके विमान अब गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं और इन्हें अब ईस्ट की जानिब फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए वो अपने बाकी के साथियों को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ़्लाई किया जाए, लेकिन कुछ फ़्लाइट के क्रूज़ को लगता है कि वो ईस्ट में ही हैं और इन्हें अब वेस्ट की तरफ फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद इनमें से एक प्लेन में से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है कि अगर हम वेस्ट की जानिब से फ्लाई करते रहेंगे तो घर पहुंच जाएंगे, मगर मौसम ख़राब से ख़राब तर होता जाता है। सूरज ढल जाता है और हर सू अंधेरा छा जाता है। इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन्स 370 किलोमीटर फ्लोरिडा के ईस्ट में थे। शाम के 7:04 पर टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आती है। My compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. और इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन्स हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और आज के दिन तक इन प्लेन्स के बारे में कोई नहीं जानता कि ये कहाँ पर हैं, ये कैसे गायब हुए और इनके साथ क्या हुआ। फ़्लाइट 19 के गायब हो जाने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू के साथ। इसका मिशन फ़्लाइट 19 को ढूंढना होता है और ये ढूंढने निकलता है और ये भी गायब हो जाता है। पहले फ़्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब ये मैरिनर सर्च एंड रेस्क्यू क्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बाद बहुत दिनों तक एक एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन होता रहता है, अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, लेकिन कोई अता पता नहीं चलता। ना ही एयरक्राफ्ट्स के टूटे पुर्जे मिलते हैं और ना ही कोई डेड बॉडीज़ मिलती हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि जहां ये दोनों प्लेन्स गायब हुए थे, इस एरिया को हम लोग अब बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। 50 साल के दौरान इसमें 3000 शिप्स और तकरीबन 100 प्लेन्स इसमें गायब हो चुके हैं और इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये अटलांटिक ओशन में है। ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेके पुर्टो रिको तक और ऊपर बरमूदा देश तक एक तरह का ट्रायंगल सा एरिया बन जाता है और 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज़्यादा का ये एरिया है। बरमूदा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज में निकले थे तो उन्होंने रिपोर्ट किया था कि जब वो इस एरिया से गुज़र रहे थे तो इनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और जब एक रात उन्होंने अपने जहाज़ से बाहर आसमान की तरफ देखा तो उन्हें एक बड़ी ही अजीब सी रोशनी नज़र आई, एक स्ट्रेंज लाइट जो एक आग के गोले जैसी थी और वो आग का गोला उन्हें आसमान से नीचे समंदर में गिरता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ से शुरू होती हैं बहुत सारी मिस्ट्रीज। आने वाली सदियों में इसे कई नाम दिए गए। इस जगह को द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सारगोसो ग्रेवयार्ड और ऐसे ही नाम थे जिन्हें 18th और 19th सेंचुरी में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जो बरमूदा ट्रायंगल नाम था इसे पहली बार 1964 में ही इस्तेमाल किया गया। एक मैगज़ीन थी आर्गोसी के नाम से, जिसमें पहली बार 1964 में इस शब्द को इस्तेमाल किया था।
इसके एक लेखक थे विंसेंट, जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था द डेडली बरमूदा ट्रायंगल, और ये पहली बार था जब बरमूदा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस आर्टिकल में उन्होंने कई डिसअपियरेंसेस जो कि बरमूदा ट्रायंगल में कई देशों में होती रही थी, इन्हें समराइज़ किया था और लिंक करने की कोशिश की थी, और यहाँ पर एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश की गई थी कि कुछ तो है समंदर के इस एरिया में जो बहुत ही अजीब है, जिसकी वजह से इतने सारे विमान और जहाज़ जाकर गायब हो जाते हैं। हालांकि इस आर्टिकल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी कि इसकी वजह क्या है। इस ज़माने में बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री बहुत मशहूर हो गई थी, इतनी मशहूर कि इस पर कई किताबें लिखी गईं और फिल्में भी बनाई गईं, कई कंप्यूटर गेम्स बनाए गए, और तो और यहाँ तक हुआ कि कुछ गाने भी लिख दिए गए। फिर एक और भयानक घटना घटी 1918 में यूएस के साइक्लोप्स जहाज़ को लेकर। यूएस नेवी का इस समय का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट शिप, और यूएस नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट था। जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेना शुरू किया था, ये ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कोल ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 को 306 लोग बैठे थे इस यूएस साइक्लोप्स में। वॉशिंगटन के पास एक शहर है वेस्ट इंडीज़ बाल्टीमोर, वहाँ से ये जहाज़ रवाना होता है ब्राज़ील के लिए। लोगों के अलावा इस जहाज़ में 11,000 टन मैग्नीज भी था। ये रास्ता तय करने में करीब 9 दिन का समय लगना था। ये जहाज़ सही सलामत रवाना हुआ, मौसम साफ था। शिप की तरफ से एक मैसेज आया, वेदर फेयर ऑल वेल, और ये जो मैसेज आया ये आखिरी मैसेज था इस शिप की तरफ से। ये जहाज़ अपने रास्ते निकला और इसके बाद इसका कोई पता नहीं चला कि कहाँ गायब हो गया, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। इस घटना ने सबको चौंका कर रख दिया। यूएस नेवी का वन ऑफ द बिगेस्ट शिप कैसे अचानक कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया। अब अगर ये घटना आपको सुनने में मिस्टीरियस लगती है तो इससे भी ज़्यादा खौफनाक और डरावनी है एलन ऑस्टिन मिस्ट्री। साल 1881 में एक 210 फीट लंबा जहाज़ था, एलन ऑस्टिन नाम था उसका, लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। एक आम सी बात थी, उस वक्त बहुत से जहाज़ ऐसे सफ़र किया करते थे, लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज़ दिखता है बरमूदा ट्रायंगल के एरिया के पास। बाहर से दिखने में ये अनजान जहाज़ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, कोई क्रू ही नहीं था इस शिप में। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा कि ज़रा इस जहाज़ में जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है आखिर। पहले तो उन्होंने 2 दिन तक इंतज़ार किया इस जहाज़ के पास, अपने जहाज़ को लगा करके अगर कोई हो तो कुछ पता लग जाए, कोई निशानी दिख जाए या कोई रिस्पॉन्स आ जाए दूसरे जहाज़ से, लेकिन कुछ ना हुआ, कोई रिस्पांस नहीं आया 2 दिन तक। और फिर इसके बाद कैप्टन ने इस जहाज़ में जाने की ठानी। इसने जहाज़ के अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ देखा, सारी चीज़ें तरतीब से रखी हुई थीं। इस समय लोगों को पायरेट्स का डर रहता था कि कहीं वो इनके जहाज़ पर हमला ना कर दें और सामान वगैरह छीन ना लें, मगर इस जहाज़ को देखकर लग रहा था कि इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि सारी वैल्यूएबल चीज़ें जहाज़ पर ही मौजूद थीं। इस रीज़न से एलन ऑस्टिन के कैप्टन फैसला लेते हैं कि मैं अब अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस नए जहाज़ पर भेज देता हूं और दोनों जहाज़ों को हम साथ लेकर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। पहले 2 दिन तक तो दोनों जहाज़ साथ साथ आराम से आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर एक तूफ़ान आ जाता है और दोनों जहाज़ों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और गायब हो जाता है वो अनजान जहाज़। तूफ़ान ख़त्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन इस जहाज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं और इन्हें अपने स्पाई ग्लास से वो जहाज़ नज़र आ जाता है, और जब वो इसके करीब पहुंचते हैं तो पता लगता है कि जहाज़ में फिर से कोई नहीं है। मतलब जो क्रू मेंबर्स को इस जहाज़ पर उन्होंने भेजा था वो सब के सब गायब थे। कहाँ गए वो लोग, क्या हुआ इनके साथ, कुछ नहीं पता चलता। लेकिन वो जहाज़ वैसे का वैसे ही खड़ा होता है। कहा जाता है कि एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने दोबारा से कोशिश की इस अनजान जहाज़ को अपने साथ लेकर जाने की और कुछ नए क्रू मेंबर्स को भेजा इस जहाज़ पर जहाज़ को चलाने के लिए, मगर फिर से 2-3 दिन बाद एक नया तूफ़ान आया और सेम कहानी फिर से रिपीट हुई और वो नए क्रू मेंबर्स भी गायब हो गए। एलन ऑस्टिन जहाज़ के मालिक ने जब ये कहानी सुनी तो वो इतना डर गए कि इस जहाज़ को बेच दिया। एक जर्मन
कंपनी को जिन्होंने इस जहाज़ का नाम बदल कर मेटा रख दिया। सही सुना आपने। रीनेमिंग मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक की जिस तरह की थी, रीनेमिंग मेटा रख के, तो इस जहाज़ को भी रीनेमिंग कर दिया गया था। है ना कितनी दिलचस्प और हैरतनाक ये बात। खैर दोस्तों, ये घटना इतनी पुरानी है कि इसको ठीक से वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है, और इस तरह की कहानियों को अर्बन लेजेंड भी कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल के पीछे क्या कहानी, इसको लेकर क्या क्या कहानियाँ बनाई गई हैं, काफ़ी थ्योरीज, कुछ लोग ब्लेम एलियंस पर डालते हैं कि एलियंस ने आकर इन जहाज़ों को, इन विमानों को उड़ा लिया होगा और अपनी दिशा में ले गए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह समंदर में एक बहुत ही बड़ा सी मॉन्स्टर है जो इन चीज़ों को खा जाता है। ये थ्योरीज बड़ी अजीब सी लगती हैं सुनने में, और हम अब इन थ्योरीज पर बात करते हैं जो बड़ी साइंटिफिक लगती हैं सुनने में, जिसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दी जाती है, जैसे मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिज्म के आधार पर दरअसल धरती का जो नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, वो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। जब आप कंपास से नॉर्थ की डायरेक्शन में देखते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की जानिब पॉइंट कर रहा होता है, मगर एक्चुअली में नॉर्थ पोल वो थोड़ा अलग होता है। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल इसे कहते हैं। एक्चुअली में ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में काफ़ी डिफरेंस है। तो आम तौर पर लोग जो कंपास का इस्तेमाल करते हैं और जो पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, वो इस चीज़ को अकाउंट में लेते हैं कि धरती पर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो जहाज़ से आप कंपास का इस्तेमाल करोगे तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एग्जैक्ट सेम जगह पर देखने को मिलेंगे। ऐसी जगह जहाँ पर ऐसा होता है, इन्हें कहा जाता है एगोनिक लाइंस। वैसे ही एगोनिक लाइंस टाइम के साथ साथ बदलती रहती हैं, लेकिन पिछले 200-300 सालों में 0 डिग्री की जो लाइन है वो बरमूडा ट्रायंगल के आसपास ही रही है। इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है। दूसरी ख़ास बात यह है कि इस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर का जो एरिया है वो बहुत ही शैलो एरिया है। अगर आप इसे सैटेलाइट के नक्शे पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो बहामास हैं यहाँ पर और जो कैरेबियन आइलैंड इसके आसपास है, जो वो आपको गहरे रंग में जो नज़र आ रहा है, जो टर्कोइस कलर का कलर देखने को लग रहा है, ये वो एरिया है जो फैला हुआ है जहाँ पर पानी कम है। और जो डार्क ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये वो एरिया है जहाँ पर पानी ज़्यादा है। तो आप सैटेलाइट से देखते हैं तो इसी वजह से कहा जाता है कि पुराने टाइम में कई जहाज़ जो यहाँ पर आया करते थे वो अटक जाते थे शैलो वाटर की वजह से। तीसरी बात कि इस एरिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा हरिकेन्स पैदा होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा हरिकेन्स जहाँ देखने को मिलते हैं वहाँ पहला नंबर चाइना, दूसरा नंबर यूएस और तीसरा नंबर क्यूबा है। क्यूबा इसी एरिया में लाई करता है। और यूएसए में सबसे ज़्यादा हरिकेन्स जिस स्टेट में आते हैं वो है फ्लोरिडा, जो कि इसी एरिया में है। तो हरिकेन्स और वाटर स्पाउट्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आते हैं इस एरिया में। एक मीथेन की मात्रा ज़्यादा होने को भी कहा जाता है। इस चीज़ का एक रीज़न है जहाँ आग के जहाज़ डूब जाते हैं। एक साइंटिस्ट के तजुर्बे के मुताबिक अगर मीथेन के बबल्स होते हैं पानी में एक मात्रा से ज़्यादा तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, और जो बाउंसी होती है जहाज़ को मेंटेन करने की, वो मेंटेन नहीं हो पाती, तो जहाज़ पानी के अंदर डूब सकता है। ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन हुई, मगर अब तक जितने भी जहाज़ डूबे हैं तो कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है कि सारी घटनाएं इस मीथेन की जो वजह है, मीथेन वाली जो बात है उसकी वजह से हुई हों। पांचवी एक्सप्लेनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेट करती है। इसे नाम दिया जाता है बाइडमैनहोफ इफेक्ट या फिर फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जब हम चीज़ों को ज़्यादा नोटिस
करने लगते हैं तो हमें वो चीज़ें अपने आसपास ज़्यादा दिखने लगती हैं। याद करो कि आपने जब कोई नई गाड़ी ख़रीदी थी, जो गाड़ी का मॉडल आपने ख़रीदा था, ख़रीदने पर आपने नोटिस किया होगा कि अगले कुछ महीनों, कुछ दिनों तक जब भी आप सड़क पर कहीं पर भी जाते हैं, तो जो गाड़ी आपने नई ख़रीदी है वो आपको हर जगह नज़र आना शुरू हो जाती है। आप वही गाड़ी होती है, लेकिन अब आपको वही गाड़ी ज़्यादा नोटिस में नज़र आने लगती है। असल में इस गाड़ी की फ्रीक्वेंसी इन सड़कों पर बदली नहीं है, पहले भी इतनी ही तादाद में थी, अभी भी उतनी ही कॉमन है, मगर जब आपने वो गाड़ी ख़रीद ली तो आपने ज़्यादा नोटिस करना शुरू कर दिया। और यही चीज़ बरमूदा ट्रायंगल के बारे में भी कही जाती है। बात सच ज़रूर है कि कुछ बड़े बड़े जहाज़ और विमान गायब ज़रूर हुए हैं बरमूदा ट्रायंगल के अंदर, लेकिन अगर आपने नोटिस करने की कोशिश की हो तो दुनिया भर के कई और एरियाज़ हैं, कई और समंदरों में ऐसे ही जहाज़ और विमान गायब होते रहे हैं जहाँ पर बरमूदा ट्रायंगल मौजूद नहीं था। इसका एक बड़ा और रीसेंट एग्जांपल मलेशियन एयरलाइन, जो कि बरमूदा ट्रायंगल तो नहीं था जहाँ गायब हुई थी, वो कैसे गायब हो गई। तो फिर ये कहानियाँ हैं और कुछ लोगों ने मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ भी बरमूदा ट्रायंगल को लेकर बना डाले हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के कोस्ट गार्ड्स का तो ये तक कहना है कि ऐसी कोई जगह जो बरमूदा ट्रायंगल कहलाती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। उन्होंने कहा कि असल में ये एरिया पर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक रहती है और वहीं से कुछ मिस्ट्री कहानियों का आगाज़ होता है। इसके अलावा इस इलाके में ज़्यादा हरिकेन्स आते हैं और यहाँ पानी ज़्यादा शैलो है, तो आपको सीधा साधा बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री का बहुत हद तक राज पता चल गया होगा। और वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो आग का गोला देखा था, तो साइंटिस्ट के मुताबिक कोलंबस ने इस वक्त एक मीटियोर देखा था जो उन्होंने आग का गोला समझ लिया था। तो ये थी सारी बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्रीज़ और कहानियाँ और कुछ साइंटिफिक्स एक्सपेरिमेंट्स और बातें। तो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।